उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र सिंह भंडारी को मौका दिया गया है और वहीं मंगलौर विधानसभा से करतार सिंह भड़ाना को टिकट थमा दिया गया। 10 जुलाई को मतदान होना है, 13 जुलाई को नतीजा सामने आएगा। उसके बाद मालूम हो जाएगा कि कौन जीता है, कांग्रेस या बीजेपी। बीजेपी ने तो अपने पत्ते खोल दिए, लेकिन अभी कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम के ऐलान होने के बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि फाइट कितनी ज्यादा बड़ी है। हम बात करें पॉलिटिकल फाइट की। बीजेपी के 2 ऐसे चेहरे जो चुनावी मैदान में अपने विरोधियों को मात देने के लिए उतर चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा नाम, अहम नाम करतार सिंह भड़ाना का, जिनको लेकर तो अब कांग्रेस पार्टी ने सियासी वार करने भी शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। 10 जुलाई को मतदान होगा। ये 2 चेहरे आप देख लीजिए, इन्हीं की हम बात कर रहे थे, इन्हीं का जिक्र कर रहे थे। राज्य की 2 खाली सीटों पर बद्रीनाथ और मंगलौर पर यह उपचुनाव है। प्रत्याशी का नाम है, सामने आपके है, बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र सिंह भंडारी, बीजेपी के उम्मीदवार। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। और वहीं मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को टिकट दे दिया गया। फरीदाबाद के करतार सिंह भड़ाना को यह टिकट दिया है। उत्तराखंड में साल 2022 के चुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में थी और इस सीट पर राजेंद्र भंडारी ही चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा, बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और उनके बीजेपी में जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। हरिद्वार लोकसभा के अंतर्गत आने वाली मंगलौर विधानसभा सीट बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई थी और यहां से करतार सिंह भड़ाना को अब बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, जबकि बीएसपी भी अपना दावा इस सीट पर ठोकती है। वक्त बताएगा कौन जीता है, कांग्रेस, बीजेपी या बीएसपी इस सीट पर। और वहीं बद्रीनाथ की सीट पर भी अहम मुकाबला है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली चर्चा के लिए। 2 चेहरे जो हमने आपको दिखाए हैं, आखिरकार बीजेपी ने इन पर ही क्यों दाव चला है, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो आपके मन में ये सवाल है तो जवाब राव शफात अली देंगे। राव शफात अली, जो अभी सवाल मन में है उसका जवाब आप दे सकते हैं। ये 2 चेहरे ही क्यों, बीजेपी ने इन्हीं को क्यों चुना है, जबकि नामों का पैनल तो बहुत बड़ा था। आपसे हम जानना चाहते हैं क्या मायने हैं बीजेपी की तरफ से जो बताए जा रहे हैं एक तरह से उम्मीदवार की घोषणा करने के बाद। देखिए कमल, भाजपा के लिए उत्साह भी है क्योंकि अभी हालिया 5 लोकसभा की सीटें भाजपा ने जीती है और दूसरी बार विधानसभा में भी जीत करके आई थी, यानी कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में भी है और अभी हालिया 5 सीटें भी जीती है, तो उत्साह भी है। लेकिन चुनौती भी है। चुनौती इस बात की है कि बद्रीनाथ की सीट की पहले चर्चा कर लेते हैं। बद्रीनाथ की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में थी। राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से एन पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो ये सीट खाली हो गई थी, वो निलंबित हो गए थे। ये सीट क्योंकि कांग्रेस के खाते में थी, तो चुनौती इस बात की है बीजेपी के लिए कि अब इस सीट को कैसे जीता जाए। राजेंद्र भंडारी के साथ साथ 5 और नाम थे जो पैनल में थे जब पर्यवेक्षक वहां पहुंचे, लेकिन सबसे मजबूत नाम निकल करके राजेंद्र भंडारी का आया बीजेपी की लिस्ट में। और बीजेपी एक बार फिर से राजेंद्र भंडारी को उम्मीदवार बना रही है, प्रत्याशी बना रही है। इसकी घोषणा हो गई है बद्रीनाथ धाम में। अब चुनौती इस बात की कि क्या बीजेपी इस सीट पर अपनी जीत को दर्ज करा पाएगी, क्योंकि राजेंद्र भंडारी चेहरा तो वही है, पुराना चेहरा है, वो चाहे कांग्रेस में रहे हो या बीजेपी में रहे हो, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड उनका बदल चुका है। पहले पीछे राजेंद्र भंडारी के हाथ का निशान हुआ करता था बैकग्राउंड में, और अब बीजेपी का होगा। तो बैकग्राउंड बदला है लेकिन चेहरा वही है, और चेहरा मजबूत चेहरा है। ऐसा नहीं कि राजेंद्र भंडारी कोई नया चेहरा है। वो पहले जब कांग्रेस में थे तो मजबूत नेता माने जाते थे, लेकिन अब बीजेपी में है तो बीजेपी ने भी मजबूती देखते हुए उनको मैदान में उतारा है। तो चुनौती ये रहने वाली है, क्या इस वक्त बीजेपी ने सही चेहरा उतारा है और जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। बद्रीनाथ में ही कांग्रेस ने भी फिलहाल कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। अभी 1 या 2 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि आज से प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन लखपत बुटोला का नाम, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस लखपत बुटोला को मैदान में उतार सकती है। वो भी युवा चेहरा है, कांग्रेस के उस इलाके के क्षेत्रीय नेताओं में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो उम्मीद है, उनके नाम की चर्चाएं हैं, लेकिन अभी क्योंकि करण माहरा भी तमाम जानकारी ले रहे हैं, पैनल बनाया गया है, तो बहुत जल्द इसकी भी घोषणा हो जाएगी। ये तो थे बद्रीनाथ के आंकड़े के। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चुनौती यहां पर देखी जाएगी, किसी और पार्टी के बीच में यहां मुकाबला नजर नहीं आएगा।
अब चलते हैं मंगलौर। कमल, मंगलौर एक महत्वपूर्ण सीट, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ बसपा और कांग्रेस हमेशा से जीतती रही है। काजी निजामुद्दीन 2 बार विधायक रहे, तो फिर सरबत करीम अंसारी भी 2 बार विधायक रहे। ये जो सीट है यहाँ पर बसपा और कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी अपनी जीत को दर्ज कराना चाहती है। तो इसलिए जैसा भी मैंने जिक्र किया कि अभी उत्साहित है बीजेपी, 5 लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और ताकतवर नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, दूसरी बार सत्ता में लौटे हैं। तो यहां पर बीजेपी अपनी जीत को दर्ज कराना चाहती है। लेकिन चेहरा कौन सा था, इसकी चर्चाएं थी। करतार सिंह भड़ाना का 3 से 4 महीने पहले जिक्र हुआ, चर्चाओं में रहे, लेकिन चर्चाओं में ज्यादा इसलिए नहीं रह पाए क्योंकि ये लगता था कि बीजेपी शायद विधानसभा के चुनाव में, इस उपचुनाव में बाहर के चेहरे को प्राथमिकता ना दे। लेकिन करतार सिंह भड़ाना ही प्रत्याशी बनाए गए और अब चर्चा ये भी है कि बाहर के प्रत्याशी को यहां बना दिया गया। अब 2 चुनौतियों का सामना यहां करना है। पहला तो ये कि जो बाहर का चेहरा है, इसका विरोध अंदरूनी तौर पर होगा या नहीं होगा, इसका भी इंतजार करना है, क्योंकि लोकल चेहरे भी यहाँ तैयारी में जुटे हुए थे। बहुत सारे नाम थे, सबसे बड़ा नाम जिक्र कर देता हूँ, स्वामी यतीश्वर आनंद, जो कभी पहले पूर्व विधायक थे, लेकिन वो हार गए थे ग्रामीण क्षेत्र से। कांग्रेस की जो हरीश रावत की जो पुत्री है, उन्होंने उनको हरा दिया था। अब उनका भी नाम था कि मंगलौर से उनको पार्टी टिकट दे सकती है इस बार। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का नाम भी था, लेकिन करतार भड़ाना को इसलिए लाया गया है क्योंकि वो काफी लंबे समय से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। 2022 में उन्होंने अपने दामाद को भी चुनाव लड़ाया था। इसके साथ वो सक्रिय बहुत है इस ठीक है क्षेत्र में, और यहाँ जाट और गुजर जी। अगर दोनों मिलकर के वोटिंग कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाजपा का पलटा यहाँ ठीक भारी है हो सकता है। ठीक है लेकिन कांग्रेस की ओर से खबर यह है, सूत्रों के हवाले से, अब ये ठीक है फाइनल नहीं है नाम, कि काजी निजामुद्दीन जो यहाँ का दमदार चेहरा है, जी। कांग्रेस उनको मैदान में उतार सकती है। तो बड़ी चुनौती पैदा कर सकते हैं काजी निजामुद्दीन। ठीक है एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, तेजतर्रार लीडर है, उत्तराखंड के युवा लीडर है। इसके साथ अगर बसपा किसी मजबूत चेहरे को टिकट देती है, या फिर सरबत करीम अंसारी जिनका निधन हुआ था, बसपा के विधायक थे, उनके परिवार से जी टिकट मिल जी जाता जी। है, तो सिंपैथिक वोट बसपा को बहुत ज्यादा मिल राष्ट्रपति सकते अली, हैं। जिस पर हम यहाँ चर्चा कर ट्रायंगल रहे बन हैं जाएगा। इन्हीं बातों को लेकर, और बीजेपी ने जो चुनावी मैदान में 2 चेहरे उतारे हैं, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनवीर चौहान साहब जुड़ चुके हैं, मीडिया इंचार्ज है उत्तराखंड बीजेपी के। उनसे हम बातचीत भी कर लेते हैं। पहला सवाल आप ही लीजिएगा राष्ट्रपति अली। मनवीर जी, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, राजेंद्र सिंह भंडारी अभी आपके नेता हैं और आपकी पार्टी ने फैसला लिया है कि उनको प्रत्याशी बनाया गया है अब बद्रीनाथ से, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि आप आयातित लोगों को टिकट दे रहे हैं। ऐसा ही आपने बद्रीनाथ में कर दिया और ऐसा ही आपने मंगलौर में कर दिया। ये राव साहब, पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों विधानसभाओं में अपने उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और ये दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वहां के हमारे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी पसंद के आधार पर, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उस क्षेत्र के हैं उनकी पसंद के आधार पर, और वहां पर सभी प्रकार के समीकरण को, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सभी को देखते हुए हमने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। और हम इस दोनों उपचुनाव को बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ हम जीतने वाले हैं, क्योंकि बद्रीनाथ विधानसभा में हम भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीतती आई है, और अभी हाल ही में जो हमारा लोकसभा चुनाव 2024 का हुआ है, उसमें भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रमाणित कर दिया है कि वहां का हर कार्यकर्ता, वहां का आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, और वहां पर बद्रीनाथ विधानसभा को भारी बहुमत के साथ हम लोकसभा चुनाव जीते हैं, और आगे अभी उपचुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव को हम वहां पर जीतने वाले हैं। मंगलौर विधानसभा में मनवीर जी, एक सवाल है मंगलौर विधानसभा सीट को लेकर के, इस उपचुनाव में। मनवीर जी, लेकिन करतार सिंह भड़ाना को आप लाए हैं, तो स्थानीय नेता क्या नाराज ना हो जाए कहीं, एंटी इनकम्बेंसी और बहुत सारी चीजें होती है अंदरूनी तौर पर, कि क्या उत्तराखंड का कोई चेहरा नहीं था? मंगलौर की सीट की बात कर रहे हैं। मनवीर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही आवाज। मनवीर जी, मैं मंगलौर की बात कर रहा हूं कि जो आप भड़ाना साहब को लाए हैं, तो ये किस समीकरण के हिसाब से आपको फिट लग रहे हैं? हालांकि देखिए, पार्टी का फैसला है, लेकिन थोड़ा दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर समीकरण क्या रहेंगे इस सीट पर। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को कभी इससे पहले जीता नहीं है,
लेकिन करतार सिंह भड़ाना बहुत ही लोकप्रिय नेता है, जो कई बार अपनी सेवाएं कई सरकारों में दे चुके हैं और लगातार कई समय से मंगलौर विधानसभा में सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। उनके जो दामाद है वहां पर चुनाव भी लड़ चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होकर के सब उनको जिताने के लिए काम कर रहे हैं और हम केंद्रीय नेतृत्व का भी जो उन्होंने ये निर्णय लिया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए निर्णय है। शुक्रिया मनवीर जी। ओवर टू कमल कौशिक। थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया मनवीर चौहान साहब जुड़े हमारे साथ। राव शफात अली, आपने सुना जो जवाब बीजेपी दे रही है, क्योंकि मैं एक बार सुनवाना भी चाहता हूं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों के ऐलान पर उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दोसोनी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उत्तराखंड में बुरे दिन हैं। दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी को अपने किसी कोर वर्कर पर भरोसा नहीं है। इसके चलते बीजेपी ने पैराशूट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। एक बार सुन लेते हैं उनका बयान, उसके बाद इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो विपक्ष एक नैरेटिव लेकर चल रहा है, क्या जनता के बीच जाकर इस मामले में भी कामयाब वो हो पाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। कल देर रात बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में के उपचुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन ताज्जुब यह है कि राजनीतिक पारदर्शिता और शुचिता की डींगे हाँकने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों सीटों पर अपना कहने को कुछ भी नहीं था। जहां एक और मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना जो हैं कैंडिडेट बनाए गए हैं, जो हरियाणा से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ते हैं, आरएलडी से यूपी में चुनाव लड़ते हैं, बसपा की टिकट से चुनाव लड़ते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बना लिया है। क्या एक साफ सुथरी राजनीति में इस तरह से कपड़ों की तरह दल बदलने वाले के लिए कोई जगह होनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कहने को कुछ नहीं है? क्योंकि हमने देखा बद्रीनाथ में भी उसको कैंडिडेट बनाया गया है, उन राजेंद्र भंडारी को, जिनको अभी 2 महीने भी नहीं हुए पार्टी में गए हुए, जो कांग्रेस और बद्रीनाथ की जनता की पीठ पे झुरा भोंकते हुए भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए, पंजे के निशान पर विधायक बनते हैं बद्रीनाथ विधानसभा से और कमल के फूल की गोद में बैठ जाते हैं और मात्र 2 महीने के मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे में अपने तमाम कैडर वोटर्स की अनदेखी करते हुए, अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए, अपने तमाम प्रत्याशियों की अनदेखी करते हुए, उनको नजरअंदाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दूसरे दलों से आयातित प्रत्याशियों पर दांव खेला है, वो साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई चरित्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कंप्लीटली टोटा हो चुका है। तो हमने आपको कांग्रेस का पक्ष भी सुनाया जो उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने की है। राव शफात अली हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हैं। राव शफात अली, कांग्रेस पार्टी अभी अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवारों पर राय जरूर रख रही है। ऐसे में मैं समझ सकता हूं जो राजनीतिक दर्द है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं कभी वो कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करते थे, उसके बाद उन्होंने बीजेपी तरफ आस्था जताई। इधर वो कह रहे हैं कि पैराशूट उम्मीदवार लेकर आए, आप बाहर से उम्मीदवार लेकर आए उत्तराखंड की धरती पर और उनको आप चुनाव लड़वा रहे हैं। ये नैरेटिव लेकर जनता के बीच जाएंगे, कोई फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को, या फिर अपने मजबूत उम्मीदवारों की तलाश जल्दी खत्म करके सामने उम्मीदवार रखना होगा, उस पर फोकस करना होगा कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि एक जगह तो त्रिकोणीय मुकाबला भी है, बीएसपी भी टक्कर में है। बिल्कुल आपने सही कहा कमल कौशिक। यहाँ कांग्रेस को अपने जल्द से जल्द प्रत्याशी उतारने चाहिए, क्योंकि अब इस बात से कोई फायदा नहीं है। बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशी उतार दिए, भले ही कभी राजेंद्र भंडारी कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है सीधे तौर पर तो ये। और कांग्रेस के लिए ये कठिन, बहुत ये जो मार्ग है बहुत कठिन वाला है। ये जो उपचुनाव का है, ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। साख का सवाल है कांग्रेस की, क्योंकि देखिए विधानसभा के चुनाव कांग्रेस हारी है, लोकसभा के चुनाव यहाँ हारी, और अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में नहीं माना जा रहा है इस वक्त। और ऐसे में 2 मजबूत चेहरे अगर बीजेपी उतार देती है, बीजेपी की मेहनत करके तो ये संजीवनी, राजनीतिक संजीवनी से कम भी नहीं होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं एक अपनी बात ऐड करना चाहता हूं इसमें, क्या आप सहमत है इस बात से? मैदान में उतार सकती है, तो इसी का इंतजार कर रहे हैं और हो सकता है कि आज कल में कांग्रेस का जो चेहरा है वो भी फाइनल हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ टक्कर होगी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा खेल बिगड़ सकता है कांग्रेस का मंगलौर सीट पर, क्योंकि मंगलौर सीट पर अगर जातीय समीकरण की बात करते हैं और बसपा
अपना कोई कमजोर कैंडिडेट उतार देती है, कमजोर प्रत्याशी उतार देती है, या बसपा टिकट ही नहीं देती है, ऐसी भी संभावनाएं नजर आती हैं तो राजनीति के जानकार राष्ट्रपति अली, तो ऐसे यहाँ में पर कांग्रेस बीजेपी और पार्टी कांग्रेस को के बीच में मुकाबला रणनीति का कौन सा गियर लगाना होगा ताकि सफलता मिले? क्योंकि आप जो बात कह रहे थे उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, अगर आप सहमत हो तो बताइएगा। जो अभी लोकसभा चुनाव में एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का, और जो उम्मीद थी वो उम्मीद को झटका, क्या बड़ा झटका लगा, झटके पर झटके लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में। अगर ये 2 उपचुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी तो ये संजीवनी से कम नहीं होगा राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के लिए, और एक बड़ा मौका है। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल आपने ठीक कहा कमल। 19 और विधायक हमारे साथ मात्र थे करतार और सिंह एक भड़ाना विधायक साहब जुड़ छोड़ चुके करके हैं। चले इस गए समय थे मैं 18 ही माफ बचे। कीजिएगा, बीच में आपको अब रोक रहा हूं, उम्मीदवार हैं मंगलोर सीट से बीजेपी के। भड़ाना साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अब तक पर। सर अभी तो साहब आए नहीं। जी जी, चलिए चल ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए राष्ट्रपति अली, हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अब आपने ठीक कहा कि चुनौती है बहुत बड़ी, और अब कांग्रेस को इसमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए कि कौन सा चेहरा उतरा, आयातित चेहरे हैं या नहीं है, क्योंकि अब तो घोषणा हो चुकी है और मजबूती के साथ भाजपा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और भाजपा ऐसे वक्त में तैयार है जब 5 लोकसभा की सीटें भाई हालिया जीत करके आई हो। भाजपा ऐसे वक्त में तैयार है कि 2 बार वापस सत्ता में लौटी हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर यहां काम कर रहे हो। जी। ऐसे में कांग्रेस को अपनी साख बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। करण माहरा क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है, और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर करण माहरा अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कमाल अपना दिखा नहीं पाए हैं। तो ऐसे में वक्त है करण माहरा के पास भी, कांग्रेस के पास भी, कि कम से कम इस उपचुनाव में एक बड़ा चेहरा उतारे और मिलकर के जो आपसी झगड़े हैं, अंदरूनी तौर पर जो खींचातानी है, उसको छोड़ करके उस चेहरे का साथ दें। जी राष्ट्रपति अली, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।